नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं BH न्यूज़ नेटवर्क। जो हमने आज टाइटल दिया कि जब दहाड़ने वाला रोने लग जाए तो समझो पारिवारिक मामला है, और यह हमने दिया है उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में, वह महाराष्ट्र के चुनाव में, वह झारखंड के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की जो हार हुई, यानी यह समाज की हार हुई। इसके ऊपर बहन कुमारी मायावती जी, जिन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें वह काफ़ी मायूस दिखाई दी, यानी उनके चेहरे पर मायूसी थी, आंखें नम थी और दिल में गम था। और यह क्यों था, इस पर हम चर्चा करेंगे, अपने व्यक्तिगत विचार रखेंगे, क्योंकि हमें भी अच्छा नहीं लगा कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी की कम से कम 2-4 सीटें तो आनी ही चाहिए थी, और हम तो यह कहते हैं कि सारी ही सीटें आनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा हो ना सका, क्योंकि आज यहाँ पर जो महाराष्ट्र में देखने को मिलता था और आज भी मिलता है, वह उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। जो महाराष्ट्र के अंदर हमारे बहुजन समाज के लोग काफ़ी जागरूक है और पुराने समय से काफ़ी एक्टिव है, शिक्षित है, वह आर्थिक रूप से भी मजबूत है, लेकिन वहाँ पर आज तक सरकार नहीं बना सके। वहाँ पर आज तक गुटबाजी में ही बटकर रह गए, और इसी कारण मान्यवर साहब कांशीराम जी महाराष्ट्र छोड़कर उत्तर प्रदेश में राजनीति करने आए थे। मान्यवर साहब कांशीराम जी ने सबसे पहले महाराष्ट्र से ही राजनीति करनी चाहिए थी, लेकिन जब उन्होंने वहाँ देखा कि महाराष्ट्र के लोग तो आपस में ही गुटबाजी करते हैं, वह तो स्वार्थी है, तो वहाँ पर उनसे तालमेल नहीं खाया। उसके बाद विभिन्न राज्यों में जाकर देखा, कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में ही उन्होंने अपनी जड़ जमाई। उन्हें लगा कि उत्तर प्रदेश में काम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोग जिनके अंदर आशा है और जो यहाँ पर एक बड़ा बदलाव देखना चाहते हैं, और इसलिए मान्यवर साहब कांशीराम जी ने उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा बदलाव किया, बहुजन समाज को जगाया, और जिसकी बदौलत उत्तर प्रदेश में 4 बार उत्तर प्रदेश यानी बड़ा सूबे यहाँ की मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी बनी। एक इतिहास रचा कि दलित की बेटी ने मुख्यमंत्री बनकर दिखाया। लेकिन आज वह ताकत, आज वह मिशन कहाँ चला गया? बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने कॉन्फ्रेंस में जो अपनी बातें रखी, और उसमें चंद्रशेखर आज़ाद सांसद के ऊपर भी सवाल खड़ा किया, गंभीर आरोप लगाए। भारतीय जनता पार्टी वह कांग्रेस का एजेंट बताया और गुलाम बताया, और कहा कि ये ताकतें, जो विरोधी ताकतें हैं, वह नहीं चाहती कि बहुजन की सरकार बने। कांग्रेस बीजेपी या कंपनी के जो लोग हैं, फिर इन्होंने अंदर अंदर आपस में मिलकर वे पर्दे के पीछे से खासकर दलित समाज में से बिकाऊ व स्वार्थी किस्म के लोगों के जरिए अब इन्होंने अनेकों पार्टियां बनवा दी हैं सन 2007 के बाद से, जिनको चलाने व चुनाव लड़ाने आदि पर पूरा धन इन्हीं ही पार्टियों का लगता है। तभी ये पार्टियां कई कई दर्जन गाड़ियों को साथ में लेकर चलती हैं, और अब तो ये हेलीकॉप्टर व प्लेन से चुनावी दौरा भी करते हैं। ऐसी लोगों में ये आम चर्चा है। पार्टियां अपने राजनीतिक लाभ के लिए उनके हिसाब से उनसे उम्मीदवार खड़े करवा के अब बीएसपी को कमज़ोर करने में लगी हैं। इसके साथ ही अब तो इन बिकाऊ व स्वार्थियों को मजबूती देने के लिए अब ये विरोधी पार्टियां अपना खुद का भी वोट ट्रांसफ़र करवा के इनके हर राज्य में 1-2 MP व MLA भी जितवा कर भेज रही है। कि 2007 की बहुमत की सरकार के बाद भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस ने नए नए पैतरे चले, और बहुत से ऐसे विरोधियों को, यानी अपने ही हमारे समाज के लोगों को खड़ा कर दिया बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ। और उसका नतीजा यह हुआ कि आज बहुजन समाज पार्टी का जो कोर वोटर था वह भी खिसक गया, जो कि भारतीय जनता पार्टी पर भी पहुंचा, समाजवादी पार्टी पर भी पहुंचा, और चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम पर भी पहुंचा। यह देखने को मिला। और यहाँ पर वही बात आती है कि समाज की क्या दशा होगी आने वाले समय में। लगता है कि यहाँ पर कभी भी दलितों की सरकार नहीं बन सकेगी, क्योंकि जब समाज बटेगा तो कटेगा।
जो भारतीय जनता पार्टी के नेता नारा लगा रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, वह हमारे ऊपर सटीक बैठ रहा है। हम ही बट रहे हैं सबसे ज़्यादा और हम ही कटेंगे, क्योंकि हमारी जो एकता, जो हमारे महापुरुषों ने हमें संगठित करना बताया, सिखाया, वह आज हम आपस में ही बट रहे हैं। और जब आपस में बट रहे हैं तो इसका फायदा जाहिर सी बात है कि विरोधी पार्टी उठाएंगी। इतिहास गवाह है कि जब जब यहाँ पर भारत गुलाम हुआ तो फूट डालो राज करो की बदौलत हुआ। और आज हमारा समाज यदि गुलाम होगा दोबारा तो वह इसी पैंतरे के अनुसार होगा, जो यहाँ पर फूट डालो राज करो वाला पैंतरा चल रहा है। और बहन कुमारी मायावती जी को अनुभव है, 4 बार इतने बड़े सूबे की मुख्यमंत्री रही, काफ़ी समय से वह राजनीति कर रही है। हो सकता है उन्होंने जो कहा सोच समझ के ही कहा होगा, हम इस पर कोई टिप्पणी या अपनी प्रतिक्रिया नहीं देना चाहेंगे, लेकिन कुछ हमारी समझ में आता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, जो नहीं होना चाहिए था वह क्यों हुआ। हो सकता है इसमें कुछ कमियां, कुछ खामियां बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों की भी रही हो, जिनके ऊपर आरोप लगता रहा है कि वह टिकट बेचते हैं और पार्टी के अंदर युवाओं को, वह खास तौर पर जो नए लोग जुड़ना चाहते हैं, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको तवज्जो नहीं दी जाती। बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारी ऐसी खामियां रही जो हमने भी देखी, परखी। हमारा भी अनुभव है कि बहुजन समाज पार्टी के कुछ पदाधिकारी जिन्होंने पार्टी का नाश किया, पार्टी का सत्यानाश किया और पार्टी को ऐसी कगार पर लाकर खड़ा कर दिया कि आज बहुजन समाज पार्टी लगता है कि बहुत ही गर्त में पहुंच रही है। और उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर भी एक सवाल खड़ा होता है, जो कि बहुत समय से होता रहा, कि चंद्रशेखर आज़ाद ने जो दावा किया कई बार कहा कि मैं बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती जी से मिलना चाहता था, कई बार मिलना चाहा, लेकिन वह नहीं मिल सकी, उन्होंने मिलना नहीं चाहा। और इसके ऊपर जो सवाल यह खड़ा हुआ कि चंद्रशेखर आज़ाद जो कि अपनी अपनी छोटी छोटी गतिविधियों की वीडियो वायरल करते हैं, फोटो वायरल करते हैं, तो उन्होंने आज तक ऐसी कोई वीडियो, कोई फोटो क्यों वायरल नहीं किया कि वह बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो यानी बहन जी से मिलना चाह रहे हो और वह ना मिल सकी हो। उन्होंने कार्यालय पर दिल्ली या लखनऊ में कहीं भी कार्यालय के बाहर बैठकर ऐसी कोशिश की हो और उसका फोटो जो कि इनको फ़ोटो खींचने का बहुत शौक़ है, सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इनको जो शौक़ है अपनी वीडियो व फ़ोटो वायरल करने का, आज तक ऐसा कोई फ़ोटो कभी वायरल नहीं हुआ। यदि यह चाहते, सच्चे दिल से चाहते, तो हो सकता है बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती जी, बहन जी मिल सकती, हो सकता है, लेकिन लगता है कि इन्होंने चाहा ही ना हो, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के जो पदाधिकारी है वह क्या सोचते हैं, क्या उनकी राय है, लेकिन तुम्हारे अंदर जो टैलेंट है उस टैलेंट के अनुसार तुम यदि चाहते तो मिल सकते थे। और यदि हम चाहे या कोई भी चाहे मिल सकता है, यदि कोशिश करते हैं तो कुछ भी काम हो सकता है। और चंद्रशेखर आज़ाद तो महापुरुषों को आदर्श मानकर कहते रहे कि मैं कभी हार नहीं मानता और यदि कोशिश करता हूँ तो मुकाम पर पहुँच जाते हैं, यानी बड़ी बड़ी मिसाल जो देते हैं, कहते हैं कि जो सपना बड़ा देखते हैं उसका सपना पूरा होता है। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर जो सवाल खड़ा होता रहा आज तक भी कि यदि उन्होंने मिलना चाहा तो ऐसी कोई फ़ोटो या कोई वीडियो वायरल क्यों नहीं हुई आज तक, कि वह कभी कार्यालय के बाहर बैठे हो, कोशिश कर रहे हो, किसी पदाधिकारी से मिले हो और फ़ोटो खींचकर वायरल क्या हो कि मैंने मिलना चाहा था, मैं यहाँ बैठा था, इतनी देर बैठा रहा, कई बार मैंने अंदर मैसेज भेजा लेकिन वह नहीं मिलना चाहती थी। ऐसा कुछ नहीं दिखाया सबूत, जबकि यह हर चीज़ का सबूत दिखा देते हैं, हर चीज़ का फ़ोटो या वीडियो जो कि हम देखते हैं अक्सर दिखा देते हैं। और अब इन्होंने हाल फिलहाल में जो ग्रेटर नोएडा के भिकनपुर में जो एक यानी बुजुर्ग से बात हो रही थी, एक वीडियो में देखा हमने, एक दादाजी कह रहे थे कि मायावती जी का साथ दो, और चंद्रशेखर आज़ाद जी ने उनकी बात को रोकते हुए कहा कि दादा आप ही मिलवा दो। यानी इस तरीके की तो बातें कहते रहे हैं। कोई न्यूज़ पत्रकार पूछते हैं तो उनसे भी कहते हैं कि आप मिलवा दो। लेकिन यदि आपने मिलना चाहा, जो शुरू से आप कहते रहे हैं कि मैंने मिलना चाहा, मिल नहीं सकी, मिलना नहीं चाहा मायावती जी ने, उसका कोई सबूत तो हो। और आपने शुरू में कहा था कि मैं पार्टी नहीं बनाऊंगा, आजीवन विवाह नहीं करूंगा,
बैंक बैलेंस नहीं रोका है। मान्यवर साहब कांशीराम जी के जो उसूल थे, उनके आदर्श थे, उन पर चलूँगा, लेकिन वह सब झूठे ही साबित हुए। समय समय पर आपकी हर चीज़ें सामने आती रही। आप विवाहित भी हो, आपने पार्टी भी बनाई, आपके पास बैंक बैलेंस भी है, सब कुछ है। मान्यवर साहब कांशीराम जी के नाम का सहारा लेकर आप इतने आगे बढ़े, सांसद बने, अच्छी बात है, मैं खुशी हुई, समाज के हैं आप। लेकिन यह जो ध्रुवीकरण हो रहा है वोटों का, यह जो समाज बट रहा है, कुछ समर्थक आपकी तरफ जा रहे हैं और कुछ बहन जी की तरफ, इससे नुकसान किसको हो रहा है? हमें हो रहा है, इस समाज को हो रहा है। इस पर भी सोचना चाहिए आपको। और हम जो यह अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, यानी अपना जो विश्लेषण कर रहे हैं, ये ज़रूरी भी है, क्योंकि हम अपनी बातों को, अपने विचारों को कभी दफन नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि जो हमारे दिल में बात हो वह पब्लिक तक पहुँचे, आप लोगों तक पहुँचे, और उसके ऊपर आप भी अपनी प्रतिक्रिया दें कि आप क्या चाहते हैं। क्योंकि जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। काफ़ी रोष है समाज के अंदर। जो उम्मीदें थी, जो महापुरुषों के सपने थे, उन सपनों पर पानी फिरता दिख रहा है। कबीर साहब की, मान्यवर साहब कांशीराम जी की, ज्योतिबा फूले, संत शिरोमणि रविदास जी की हम जो बातें करते हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की, सभी की, उन बातों पर पानी फिरता दिख रहा है। बड़े बड़े उसूलों की बात करते हैं, बड़े बड़े हम सिद्धांतों की बातें करते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। इस पर सोचना चाहिए। और अभी हाल फिलहाल में सुनने में आ रहा था कि चंद्रशेखर आज़ाद जी ने बहन जी को, यानी यहाँ तक कि भी कह दिया कि जब किसी की एज ओवर होने लग जाती है, जब घर में कोई बुजुर्ग होने लग जाता है, तो नौजवानों के कंधे पर जिम्मेदारी आ जानी चाहिए, और वह हम कर रहे हैं, निभा रहे हैं। यानी बहन जी को आज बुढ़ापे की ओर ले जाने के साबित कर दिया कि बहन जी बुढ़िया होने लगी है, और जो नौजवान हैं उनको जिम्मेदारी दी जाए। प्रकृति का नियम है, बुढ़ापा भी आना है, और जो आया है वह कभी हमेशा नहीं रहेगा, जाएगा। लेकिन उसके अलावा जो बड़ी सोच है, जो समाज के अंदर एक बड़ा बदलाव, जो महापुरुषों का सपना है, उसके ऊपर भी माना बहन जी आपको इग्नोर करती है, माना बहन जी आपका कभी अपनी ज़ुबान पर नाम भी नहीं लेती, लेकिन आपका तो कर्तव्य बनता है। आप तो समझदार हैं, काफ़ी समझदार हैं। आप ही कोशिश करें, आप ही कुछ ऐसा रास्ता निकालिए कि सब एक हो सके, एक बड़ा बदलाव हो सके। और जैसे पहले चल रहा था, यहाँ पर बहुजनों की एक कोर वोटर होती थी, दलितों की खास तौर पर, वह दोबारा से स्थायी हो सके। यानी किसी भी तरह से विलय करने की सोचे, गठजोड़ करने की सोचे, यानी कुछ भी करे, कितना बड़ा त्याग करना पड़े, चंद्रशेखर आज़ाद जी कर सकते हैं, हमें उम्मीद है, और वह करेंगे, कोशिश भी करेंगे। क्योंकि जो आज की बहन जी की ये वीडियो थी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, चंद्रशेखर आज़ाद को भी काफ़ी इससे सबक मिला होगा, इससे काफ़ी सीखने को मिला होगा कि मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, कि कहीं कल समाज मुझे माफ़ ना करे, मुझे दोषी न ठहराए। आने वाले समय में जब सब कुछ लूट जाएगा तो हो सकता है मुझे, यानी कि गद्दारों की लिस्ट में शामिल ना किया जाए। यानी बहुत सारे ऐसे सवाल खड़े किए जा रहे हैं अपने ऊपर भी। तो इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, और देखते रहिए BH न्यूज़ नेटवर्क। फिर मिलेंगे ऐसे ही विश्लेषण के साथ, खबर के साथ। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।